अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, मैं हमको फैसल फैजान हो रहा है। आज हम बात करेंगे MGT 101 के जो चैप्टर नंबर 6 है उसके हवाले से। इसके जो मिड में टॉपिक है वो ऑलमोस्ट अभी कोई अनाउंसमेंट तो नहीं आई, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 80-85 टॉपिक्स होंगे। तो 58 से 61 तक टॉपिक्स जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 के अंदर। टॉपिक का नाम है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के होते कौन से हैं। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है और बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी शेयर्ड हैं LMS में, सॉरी यूट्यूब पे। तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको उसका रेफरेंस भी दे देंगे। कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सबसे पहली चीज हमारे पास तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, सॉरी चार होती हैं। एक इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, ठीक है, इसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं। सॉरी, एक तो ये गलत हो गया, हम इसका जरा कलर चेंज कर लें जी। इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट में क्या बेसिकली मकसद क्या होता है कि हमें इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करके अपना प्रॉफिट निकालना होता है, ये रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करके अपना प्रॉफिट फाइंड करना होता है। और जो बैलेंस शीट है उसकी इक्वेशन क्या बनती है कि एसेट्स को इक्वल करना है हमने अर्नर्स इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। ये दो इक्वेशंस हमारी बनती हैं इन दोनों स्टेटमेंट्स के हवाले से। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स में आता क्या क्या है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए कह रहा है कि जी प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। अभी मैंने कल इनकम स्टेटमेंट बनानी सिखाई है, ठीक है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे उसने क्या किया कि वो कह रहा है इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करें और बैलेंस शीट बनाएं। हमारे पास बैड डेट्स हैं, एडवर्टाइजमेंट, टेलीफोन बिल, स्टेशनरी, रिपेयर्स, ये चारों के चारों हमारे वो हैं एक्सपेंसेस हैं। फिर सेल्स रेवेन्यू, ये हमारा रेवेन्यू है। परचेज भी एक्सपेंस है, सैलरीज वेजेस, जहाँ तक हमारे एक्सपेंसेस यानी कि ये इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स हैं। उसके बाद बैलेंस शीट के आइटम शुरू हो गई सारी की सारी। तो उसने क्या किया, सेल्स रेवेन्यू हमारा 4600 है, रेंट इनकम 1000 है, ये 41,600 हो गया। उसके बाद सारे एक्सपेंसेस उसने टोटल किए और दोनों को माइनस किया तो हमारे पास जो नेट इनकम आ गई वो 13,684 आ गई। ये हमारा फॉर्मेट नहीं है, लेकिन इस तरह उसने सिर्फ इक्वेशन के तौर पर हमें समझाया कि किस तरह ये माइनस होते हैं। सेम काम उसने बैलेंस शीट में किया कि एसेट्स को टोटल किया उसने, डाटा, क्लोजिंग स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड। यहाँ पे जितनी भी चीजें आपके डेबिट साइड में वो सारे आपके एसेट्स हैं। ये चारों के चारों एसेट्स हैं 78, यानी कि डेटर्स, फर्नीचर, लैंड और ड्राइंग्स नहीं है, क्योंकि ड्राइंग्स आपका कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होता है और ड्राइंग्स माइनस होती है, ये आपका कैपिटल आ गया। और फिर क्रेडिटर्स एक ही लाइबिलिटी आपकी, तो इन दोनों को जमा करेंगे तो ये इक्वल आएगा एसेट्स के। नेक्स्ट चलेंगे, प्रॉपर हमारी ये हमारी इनकम स्टेटमेंट है, ठीक है, ये उसका फॉर्मेट है। और ये हमारी बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। इसको, इस फॉर्मेट को हम रिपोर्ट रिपोर्ट फॉर्मेट कहते हैं। अब कुछ नोट्स आ गए, नोट्स में आ गया सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स में से हमने वो माइनस करने हैं जो चीजें हम बेच चुके हैं। इसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, इसको फाइंड करने के लिए हम लिखते हैं, यहाँ फार्मूला दिया भी होगा। हम अपनी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस सॉरी माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आती है। अब सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करें तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है। फिर हम इनमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, एक हमारे होते हैं एडमिन एक्सपेंसेस और एक सेलिंग एक्सपेंसेस। वो तमाम एक्सपेंसेस जिनका ताल्लुक ऑफिस के अंदर अंदर है या फैक्ट्री से ताल्लुक है, वो सारे हमारे एडमिन एक्सपेंसेस होंगे। और जो सेल्स से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस होंगे, आगे डिटेल मौजूद है। अदर इनकम में वो इनकम है जो कि हमारी रूटीन से हट के आती है, जिस तरह हमें कोई इंटरेस्ट आ जाता है, कोई रेंट इनकम आ गई है, जो हमारे बिजनेस से ताल्लुक नहीं है, बिजनेस का कुछ हिस्सा हमने एज ए इनकम या कोई इन्वेस्टमेंट की थी, वहां से कोई इनकम आ गई है, तो इस तरह की इनकम अदर इनकम कहलाती है। फिर हमारे पास फिक्स एसेट्स आते हैं, ऑल दोज एसेट्स व्हिच हैव
द टर्नओवर ऑफ मोर देन अ ईयर। ठीक है, जिनका एक साल से ज्यादा टर्नओवर हो उन्हें फिक्स एसेट्स कहते हैं। करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिनका टर्नओवर लेस देन अ ईयर होता है और क्विकली कन्वर्टेबल टू कैश होते हैं, उन्हें हम करंट एसेट्स कहते हैं। ऑनर्स इक्विटी वो तमाम पैसा जो मालिक है, जिससे उसमें रिजर्व भी आ जाते हैं, रिटेन अर्निंग आ जाती है, प्रॉफिट्स आ जाते हैं, ये सारे ऑनर्स इक्विटी कहलाती है। लॉन्ग टर्म लोन, ऐसे लोन ऐसे डेट जिनका टर्नओवर एक साल से ज्यादा हो। तो करंट लायबिलिटीज जिनका टर्नओवर लेस देन अ ईयर हो, ये हमारी करंट लायबिलिटीज होगी। ठीक है, आगे वो प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा है, तो इंशाल्लाह जो क्वेश्चन मैं आपसे शेयर करूंगा तो वो आपके लिए काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग होगा और आपको उसकी समझ आ जाएगी। जी, हम आगे चलेंगे, इस प्रैक्टिस को हम नहीं करेंगे। जी, नेक्स्ट है हमारी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और जाने से पहले जो जो स्टूडेंट्स चैनल